स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। आपने अभी तक जो पढ़ा उसमें सबसे पहले बिजनेस को, जितने भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन थे उनको आपने आइडेंटिफाई किया। उसके बाद उसका आपने मेजरमेंट किया, मनी के रूप में कन्वर्ट किया और रिकॉर्डिंग जहां पर फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करेंगे मीन्स जर्नल में, और उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन किया। क्लासिफिकेशन लेजर में किया, उसके बाद उसको समराइज किया, उसकी एक समरी तैयार की, उसके बाद उसमें एनालिटिक वर्क आया, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेट टू इट्स यूजर, उसके यूजर को कम्युनिकेट किया। तो यहां जहां एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन था वहां इसमें रिजल्ट प्रिपेयर किए थे और उस रिजल्ट प्रिपेयर किए तो आपने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये हमने बैलेंस शीट प्रिपेयर की। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को शो करेंगे और बैलेंस शीट उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को। अकाउंटिंग इक्वेशन में हम केवल बैलेंस शीट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बैलेंस शीट में फाइनेंशियल पोजीशन को शो करते हैं, मींस उसकी लायबिलिटीज और एसेट को देखते हैं कि उसकी लायबिलिटीज कितनी है और एसेट्स उसकी कितनी है। लायबिलिटी साइड और एसेट साइड का टोटल इक्वल होना चाहिए, इक्वल होता है। ये हम देखेंगे कि आपके पास जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट एज एट जो भी डेट मेंशन होगी, इसके लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटीज और राइट हैंड साइड एसेट्स, ये अमाउंट का कॉलम। बैलेंस शीट में आपके पास जितने भी जो भी बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है उसके पास जो फंड की रिक्वायरमेंट होती है वो कहां से आएगी, उसके ओनर के थ्रू मींस कैपिटल, और उसके लायबिलिटी मींस उसके कोई क्रेडिटर्स हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये आउटसाइड लायबिलिटी। और इससे आपके पास बैलेंस शीट में एसेट साइड के अंदर कोई कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, आपका डेटर्स, स्टॉक्स, बिल्डिंग, मशीन हो सकते हैं। तो आपके पास जो लायबिलिटी साइड और एसेट साइड इनका जो टोटल होगा वो उसका इक्वल होना चाहिए। आपने एसेट साइड के अंदर कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, डेटर्स, आपके फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा। और इसमें आपके पास लायबिलिटी में क्रेडिटर्स हो सकते हैं, आपके बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है, कैपिटल्स हो सकती है। अब इसमें सपोज करो कि आपके पास जो एसेट्स हैं जिसमें कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, सारी एसेट्स होंगी और उनका टोटल अगर आपके पास 1 लाख है तो कंपलसरी इनका जो टोटल है लायबिलिटी का टोटल भी आपके पास 1 लाख होगा।
एसेट्स का टोटल अगर 1 लाख है तो लायबिलिटी का टोटल भी 1 लाख ही होगा, कंपलसरी है। इसमें से अगर कैपिटल आपके पास 60,000 है तो ये आउटसाइड लायबिलिटी आपके पास 40,000 ही होगी, कंपलसरी है ये। तो ये आपके पास क्या है, इसमें हम चाहें तो इसकी अकाउंट एक इक्वेशन हम बना सकते हैं। इक्वेशन आप इसमें अगर कैसे करेंगे कि लायबिलिटी अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो आपके पास जो एसेट्स हैं, टोटल एसेट्स माइनस कैपिटल, टोटल एसेट्स में से अगर कैपिटल को माइनस करेंगे तो आपके पास लायबिलिटी, करके देखते हैं कि आपके पास टोटल एसेट्स कितने रुपए की है भाई, 1 लाख की, और उसमें से कैपिटल आपके पास कितने की है, कैपिटल 60,000, तो आपके पास 40,000 क्या हुई, आपके पास 40,000 आउटसाइड लायबिलिटी है। आपको कैपिटल अगर निकालनी है, कैपिटल अगर फाइंड आउट करनी है तो जो आपकी एसेट्स हैं, टोटल एसेट्स में से माइनस करेंगे लायबिलिटी। एसेट्स कितनी थी आपके पास, 1 लाख, और उसमें से लायबिलिटी को माइनस करेंगे, 40,000 को कितना आ गया भाई, 60,000। सेम यही सिचुएशन यहां पर भी आ सकती है कि अगर आपको एसेट्स निकालनी है, एसेट्स निकालनी है तो आपके पास लायबिलिटी प्लस कैपिटल, इन दोनों को प्लस कर देंगे। लायबिलिटी इस क्वेश्चन में कितनी है, 40,000, और कैपिटल आपके पास कितनी है, 60,000, तो आपके पास कितना आ गया, टोटल एसेट्स 1 लाख। तो ये आपके पास इक्वेशन है। आपने 10th में साइंस में पढ़ी कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू वाटर, तो वो आपके पास साइंस की इक्वेशन थी। ये इक्वेशन हमारी अकाउंट्स में आई तो ये आपके पास अकाउंटिंग इक्वेशन है। अब ये अकाउंटिंग इक्वेशन आपके पास ये बनी कि आपके पास लायबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, कैपिटल को और एसेट्स को। इसको हम अभी क्वेश्चन के रूप में देखेंगे। क्वेश्चन हमने लिया, इसमें आपने अभी इक्वेशन में देखा था कि जितनी आपके पास एसेट्स है इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब इसको हमने लायबिलिटी में आपके पास क्रेडिटर्स, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कोई बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकते हैं, और कैपिटल। इसके अलावा इसमें एसेट्स में आपके पास कैश, स्टॉक, डेटर, फर्नीचर हो सकते हैं। तो ये एक मैंने क्वेश्चन दिया, कुछ इसमें ट्रांजैक्शंस हैं, उस ट्रांजैक्शन को यहाँ इक्वेशन में कैसे लिखा जाए ये हम देखेंगे। फर्स्ट है कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। फर्स्ट में सीरियल नंबर, ये कॉलम बनाएंगे, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, अपने एसेट्स के कॉलम और लायबिलिटी के। फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो हमने लिया वो है कि आपने पास बिजनेस स्टार्ट किया, तो आप लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। आपने कैश से बिजनेस शुरू किया 2 लाख से, तो आपके पास बिजनेस में कैश इंक्रीज हो गया। 2 लाख रुपए से आपका बिजनेस में कैश इंक्रीज हो गया। स्टॉक में कोई चेंज नहीं है, डेटर्स में भी कोई चेंज नहीं है, फर्नीचर में भी नहीं है, क्रेडिटर्स में भी नहीं है, और आपके पास एक आउटस्टैंडिंग में भी कोई चेंज नहीं है। लेकिन जब बिजनेस में बिजनेसमैन स्टार्टिंग में जो फंड इन्वेस्ट करता है वो आपकी क्या है, कैपिटल है। तो ये कैपिटल इंक्रीज हो गई आपके पास 2 लाख। आपने अभी ये डिस्कस किया था कि बैलेंस शीट की लायबिलिटी और एसेट्स दोनों का जो टोटल है वो इक्वल होता है। यहां इसके अंदर, इसमें लेफ्ट हैंड साइड के अंदर देखेंगे एसेट्स का टोटल आपके पास कितने रुपए का है, 2 लाख का, और लायबिलिटी साइड में आपके पास राइट हैंड साइड के अंदर जो लायबिलिटी प्लस कैपिटल है इसका टोटल भी आपके पास कितना है, 2 लाख रुपए का। तो ये इक्वल होना चाहिए। सेकंड ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित। परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित।
हमने गुड्स परचेज किया, जब गुड्स परचेज करते हैं तो इंक्रीज क्या हुआ, गुड्स यानी स्टॉक इसमें इंक्रीज हुआ 50,000, तो ये आपके पास स्टॉक में इंक्रीज हो गया, स्टॉक प्लस हो गया। कैश में कोई चेंज नहीं है क्योंकि यहां पर इसने गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, रोहित से परचेज किया है मींस उधार में खरीदा है इसने, कैश का कोई रूल नहीं है, कैश का कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। अगर हम कोई गुड्स परचेज करते हैं ऑन क्रेडिट तो उससे आपके पास क्या बन जाते हैं, क्रेडिटर्स बन जाते हैं, और क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए 50,000 रुपीज से, और कैपिटल में और स्टॉक में डेटर्स में, फर्नीचर में कोई चेंज नहीं है। इस इक्वेशन के बाद बिजनेस में न्यू इक्वेशन क्या हुई, अब की क्या पोजीशन है बिजनेस की, ये आपकी न्यू इक्वेशन बताएगी। अब न्यू इक्वेशन हम कैलकुलेट करेंगे। न्यू इक्वेशन में आपके पास कैश में कोई चेंज नहीं हुआ, कैश आपके पास 2 लाख से 2 लाख रुपए का ही है। आपका जो स्टॉक है वो स्टॉक इंक्रीज होकर कितना हो गया, 50,000 हो गया। डेटर्स में कोई चेंज नहीं है, फर्नीचर में भी कोई चेंज नहीं आया, इज इक्वल टू क्रेडिटर्स आपके पास 50,000 के हो गए, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कोई नहीं है, कैपिटल में भी कोई चेंज नहीं है, तो 2 लाख रुपीज ही रहा। अब इसका हम देखेंगे कि लायबिलिटी साइड में टोटल कितना है, 2 लाख प्लस 50,000 250, ये इक्वल होना चाहिए एसेट्स के, 2 लाख प्लस 50,000 250। तो यहां तक आपका क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है थर्ड, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। हमने गुड्स सोल्ड कर दिया, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, हमने गुड्स सोल्ड कर दिया किसी कस्टमर को 20,000 का, और उसकी कॉस्ट कितनी थी, 17,000 थी। हमारे पास जितने रुपए कॉस्ट का गुड्स सोल्ड किया जाता है उसका कॉस्ट को हम स्टॉक में से माइनस करेंगे। अपना जो गोडाउन है उसके स्टॉक में से कितना माइनस हो गया, 17,000, 17,000 रुपए का माल आपने कितने में बेचा, 20,000 में। अगर वो 20,000 में कैश में भी सोल्ड किया होता तो कैश में इंक्रीज हो जाते, अब कैश में नहीं सोल्ड किया तो कैश में इंक्रीज कितना हुआ, 0। तो हमारे पास क्या बने, उसके डेटर्स बने, और वो हमारे पास डेटर्स में इंक्लूड करेंगे 20,000। इससे हमारे पास जो उसकी मार्केट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, उस सेलिंग प्राइस से डेटर्स इंक्रीज हो जाएंगे, कॉस्ट प्राइस से हमारे पास स्टॉक डिक्रीज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और जो आपका बीच में प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट हमारा कैपिटल में प्लस हो जाएगा, इससे हमारी कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। हमारे पास इस ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट कितना हुआ, 3,000 का। ये 3,000 का अगर प्रॉफिट हुआ है तो कैपिटल में इंक्रीज, और अगर लॉस हो जाता तो इसमें डिक्रीज हो जाती कैपिटल। इस ट्रांजैक्शन के बाद हम फिर न्यू इक्वेशन बनाएंगे। न्यू इक्वेशन जो हमारी आपकी पोजीशन की एट प्रेजेंट की पोजीशन को शो कर रही है, ये न्यू इक्वेशन हमारे पास कितना हुआ, कोई चेंज नहीं था कैश में, 2 लाख से 2 लाख रुपीज रहे, और आपके पास स्टॉक डिक्रीज होकर के आपके पास कितना हो गया भाई, 33,000 का। डेटर्स आपके पास 20,000 के, और उसमें फर्नीचर में कोई चेंज नहीं आया, क्रेडिटर्स में भी कोई चेंज नहीं है, 50,000 है, आपके पास 2,03,000 कैपिटल हो गई। अगर यहां चेक करें आप तो आपके पास लायबिलिटी साइड में 253 है, यहां पर भी अगर आप करेंगे तो आपके पास 253 ही होना चाहिए। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इसमें लेते हैं हम, परचेज फर्नीचर, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज ₹10,000। ये हमने बिजनेस के लिए, ऑफिस यूज के लिए फर्नीचर परचेज किया है, तो अपने पास कैश का क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज, तो ये कैश हमारे पास क्या होगा,
डिक्रीज होगा, हमारे पास कैश माइनस हो जाएगा, क्योंकि आपने 10,000 का फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर परचेज किया है, तो कैश तो कम हो जाएगा, आपके पास 10,000 का कम हो जाएगा, स्टॉक में कोई चेंज नहीं है, लेकिन फर्नीचर हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हमने फर्नीचर परचेज किया है तो फर्नीचर, बिजनेस का फर्नीचर हमारे पास क्या हुआ, इंक्रीज, और कैश बिजनेस का डिक्रीज हो जाएगा, इसका और कहीं इफेक्ट नहीं होगा। ये आपके पास अब न्यू इक्वेशन बनाएंगे, न्यू इक्वेशन हमारे पास 190, 33,000, 20,000, 10,000 और आपके पास ये 50,000, 203। इस पॉइंट में एक चीज और समझनी है आपने, ये फर्नीचर परचेज किया ऑफिस यूज के लिए, तो ये ऑफिस का हमारे पास बिजनेस का एक फर्नीचर इंक्रीज हो गया और कैश डिक्रीज हो गया। ये फर्नीचर अपना पर्सनल यूज के लिए भी परचेज कर सकता था, अगर पर्सनल यूज के लिए परचेज करे और बिजनेस में से ही कैश को यूज करे तो बिजनेस का कैश तो हमारा डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन ये फर्नीचर इंक्रीज नहीं होगा, ये उसका पर्सनल है, उसके पर्सनल घर में चला गया, तो ये आपके पास कहां जाएगा, यहां प्लस नहीं होगा, माइनस हो जाएगा, किसमें, कैपिटल में। इस तरह का कोई अगर ट्रांजैक्शन आता है तो आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें गुड्स परचेज फॉर कैश, गुड्स परचेज फॉर कैश। यहां पर आपने गुड्स परचेज किया था क्रेडिट के ऊपर, अब यहां गुड्स परचेज कर रहे हैं कैश में, अगर कैश में कर रहे हैं गुड्स परचेज तो आपके पास कैश में कमी हो जाएगी, कैश आपके पास माइनस हो जाएगा, लेकिन आपका स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा। परचेज करेंगे गुड्स को तो आपके पास स्टॉक में तो प्लस हो जाएगा और कैश में माइनस, इसका और कहीं कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इसकी न्यू इक्वेशन बनाएंगे, न्यू इक्वेशन में कैश आपके पास माइनस होकर के 170 का हो गया, लेकिन आपका जो स्टॉक है वो 53,000 का हो गया, डेटर्स आपके पास 20,000 के, फर्नीचर 10,000 का और क्रेडिटर्स आपके पास 50,000 के हैं, और कैपिटल में भी कोई चेंज न होने से 2,03,000 रुपए ही रहा। लायबिलिटी साइड और एसेट साइड दोनों का इक्वल होना कंपलसरी है। नेक्स्ट है इसमें रेंट पेड, रेंट पेड एंड आउटस्टैंडिंग रेंट। हमारे पास रेंट पेड किया, इसमें 5,000 रेंट पेड किया और 2,000 रेंट जो है वो आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग मींस पेंडिंग है, अभी पेड नहीं किया है। हमारे पास अगर ये कैश में जितना पेड किया है कैश में से माइनस हो जाएगा, 5,000 तो हमने कैश पेड कर दिया, लेकिन 2,000 अभी भी पेंडिंग है आपका, वो हमने पे करना पड़ेगा फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में हमें पेड करना पड़ेगा, तो वो अपनी क्या है, लायबिलिटी है। लायबिलिटी साइड के अंदर ये राइट हैंड साइड में हमने लायबिलिटी बनाई, तो लायबिलिटी के अंदर आपके पास एक आउटस्टैंडिंग का कॉलम बनाया, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, कोई भी हो सकता है आइटम, तो आउटस्टैंडिंग में हम कितना है 2,000। अब देखिए इसको, इस ट्रांजैक्शन को देखिए, दो इसमें मिक्स हो गए, 5,000 पेड कर दिया, 2,000 पेंडिंग है, लायबिलिटी है, तो टोटल रेंट इस मंथ का कितना बना 7,000, और वो आपके पास किसमें से माइनस होता है, एक्सपेंस माइनस होंगे कैपिटल में से। ये आपको याद रखना है कि अगर आपके पास कोई एक्सपेंस, कोई लॉस, ड्रॉइंग अगर है तो कैपिटल में से माइनस, कोई प्रॉफिट या इनकम है कैपिटल में प्लस हो जाएगी। इसके बाद न्यू इक्वेशन अगर हम चाहें तो न्यू इक्वेशन बनाएंगे,
न्यू इक्वेशन, हमारे पास कैश कम होकर के कितना हुआ 165, कोई चेंज नहीं है स्टॉक में, आपके पास डेटर्स में भी कोई चेंज नहीं है, फर्नीचर आपके पास 10,000 का ही है, 50,000 के आपके पास क्या है क्रेडिटर्स हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट आपके पास 2,000 का है और 196 आपके पास क्या है कैपिटल है। नेक्स्ट है इसमें रिसीव्ड कमीशन। कमीशन रिसीव्ड, हमने कमीशन रिसीव्ड किया। अब ये कमीशन रिसीव्ड तो हमारे पास क्या है, कमीशन रिसीव्ड हमारी इनकम है। कमीशन किस फॉर्म में आया होगा, कैश के फॉर्म में आया होगा। तो कैश के फॉर्म में आया है कमीशन रिसीव्ड आपके पास 1,000 रुपीज का, तो कैश से इंक्रीज हो जाएगा और इससे हमारे डेटर स्टॉक फर्नीचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये आपकी इनकम है। तो इनकम है तो किस में प्लस हो जाएगा,